हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि क्या सेल्फ स्टडी से यूजीसी नेट क्लियर किया जा सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आप यूजीसी नेट कैसे क्रैक कर सकते हैं, वो भी सेल्फ स्टडी से। तो देखिए, कोचिंग जरूरी नहीं है कि नेट के लिए आप करें ही। अगर आप नहीं करते तो भी आप पेपर को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि बस पेपर को एनालिसिस करना और आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैम यूजीसी नेट जो 2025 का पेपर था उसमें आपने इतना अच्छा स्कोर कैसे किया था, और हम क्या कर सकते हैं कि यूजीसी नेट जो दिसंबर में हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ है। और होना नहीं, ये भी बहुत सारे बच्चों का नहीं होता है। ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आपका नहीं हुआ है, बहुत सारे बच्चों का नहीं होता है, क्योंकि आपने भी स्ट्रेटजी शायद फॉलो नहीं की थी जो बाकी सारे टॉपर्स ने की थी। क्योंकि देखिए, 6% बच्चों का ही नेट होना है और 1% बच्चों का जीआरएफ। तो उसमें जो उस समय जिसका कॉन्सेप्ट और माइंड वर्क करेगा वही उस एग्ज़ाम को क्लियर करेगा। तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए, और आगे आप क्या गलती ना करें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। जो आगे 2026 में जून वाला अटेम्प्ट बहुत सारे बच्चे देंगे, और कैसे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ख़ास तौर से पॉलिटिकल साइंस का पेपर जिस तरह बहुत फैक्ट वाइज पूछा जा रहा है। देखिए, यूजीसी नेट में पेपर 1 ईजी है, लेकिन पेपर 2 बहुत टफ है। पॉलिटिकल साइंस के लिए तो सब जानते हैं कि इस समय फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो पेपर सॉल्व करने से ज़्यादा आपको फैक्ट भी रटना होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आप क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, मेरा पहले अटेम्प्ट जो मैंने दिया था उसमें मेरा 93 परसेंटाइल आया था। फिर मैंने जब दोबारा दिया था जून 2025 में, तो उसमें मेरा 98.23 परसेंटाइल था। फिर मैंने इस बार दिसंबर में अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें मेरा 98.5 या 05 परसेंटाइल था। तो देखिए, मेरा दोनों में बहुत अच्छा परसेंटाइल था, और मैं 2 ही 3 क्वेश्चन से हर बार यार नहीं होता है, बट आई होप कि अगली बार हो जाए। लेकिन बहुत सारे बच्चों का नेट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्या है कि जो बच्चे नेट क्वालीफाई किए हैं पहली बार, उनका हर बार नेट क्वालीफाई हो जा रहा है। तो और कितने बच्चों का नहीं हो रहा है। तो कुछ तो स्ट्रेटजी वो फॉलो करते होंगे जो जो उनका हर बार नेट हो रहा है। वो ऐसा नहीं है कि बीच में उनका नेट भी नहीं हुआ है, उनका इतना कॉन्सेप्ट बिल्ड है, तो वैसे ही कॉन्सेप्ट आपको भी बिल्ड करना होगा। तो सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, कोई भी चीज़ स्किप मत करो। आप पहली बात है, जब यूजीसी नेट के वेबसाइट या आप उसका सिलेबस निकालते हैं तो आप खुद से उसको नोट डाउन कीजिए प्रॉपर पेज में कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, या कौन सा सिलेबस में कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको उससे पता चल जाएगा। आप जब सिलेबस नोट करते हैं तो जब भी कहीं भी आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरी नेट में है, तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और सिलेबस जब आप नोट डाउन कर लें तो उसको अपने सामने या अपने हम मैंने तो क्या किया था, सारे जितने भी जैसे पॉलिटिकल थ्योरी थी तो उसकी जो सिलेबस थी वो मैंने पॉलिटिकल थ्योरी वाले बुक में लिख लिया था और नोट्स में लिखा था, ताकि मैं जब भी बुक पढ़ूँ तो उसमें देख मुझे कहीं और ना जाना पड़े, और मैं बुक आगे खोलूँ और देखूँ कौन से टॉपिक है। जरूरी नहीं है देखिए सारी बुक में सारे टॉपिक्स मिल भी जाएँ। तो ऐसा होता था कि मुझे जब भी मैं पढ़ती थी मेरे पास सिलेबस अपने पास रहता था। सबसे पहले सिलेबस अपने पास ही रखिए आप। उसको ऐसा नहीं है कि आपने मोबाइल में रख लिया है या कहीं दूर आपने उसको रखा है या चिपकाया है। जब भी आप पढ़ें तो आपके पास कम से कम रहे वो सिलेबस। इसलिए मैंने सारी बुक में, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन था, उसमें मैंने क्या किया था, उसका सिलेबस मैंने उस बुक में लिखा था। तो ऐसे कॉपी में भी मैंने लिखा था कि जिस भी यूनिट की मैंने नोट्स बनाए थे उसका सिलेबस उसी कॉपी में रखा था। ऐसा नहीं है पॉलिटिकल थ्योरी में मैंने सारे सिलेबस लिखा था, ऐसा नहीं था। मैंने जिस टॉपिक की जो या जिस जो यूनिट की मैंने नोट्स बनाए थे उसी यूनिट की मैंने सिलेबस लिखी थी उस कॉपी में। तो इसका ये भी रहता है कि पूरा क्लियर आपका पता रहता है कि ये सिलेबस इस थ्योरी या इस यूनिट का है। तो चलिए देखते हैं कि आप भी मेरी तरह कैसे बहुत अच्छा परसेंटाइल नेट में ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पहली बात। आप जब सिलेबस कंप्लीट करिए तो उसके साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट तो आप बाद में भी, आप फैक्ट के लिए अलग से आपको नोट्स बनाने होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो लाइफ टाइम आपका चलेगा। क्योंकि जब भी आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं तो जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड रहेगा तो उससे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए आपको कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आप मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो
आपको मार्क्सिज्म पर पूरा फोकस होना चाहिए कि आपने पूरा कॉन्सेप्ट जो उसका बिल्ड किया हो, जितने भी थिंकर्स में है उसको पढ़ा हो, ताकि आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं। जैसे आप इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह सब में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे पहले फोकस, जब आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए पहले, तो आप उससे फैक्ट पे मत ध्यान दीजिए कि फैक्ट क्या है। उसमें आप पहले कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए। इसलिए अभी भी जो टाइम है अब तो बहुत कम है कि आप जैसे जून वाले जो अटेम्प्ट के लिए आपको सिर्फ फैक्ट और जो है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही आपको फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर आप दिसंबर 2026 वाला ध्यान दे रहे हैं, अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस करना होगा। क्योंकि देखिए जरूरी नहीं आपको सिर्फ नेट ही क्वालिफाई करना है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए उसमें आपको कॉन्सेप्ट ही पूछा जाएगा, फैक्ट नहीं पूछे जाते हैं उसमें। तो आप आगे के लिए भी ध्यान दीजिए। अगला है कि पहले देखिए रट्टा नहीं मारना है पहले जब आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, बस आप उस समय कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए कि उन्होंने क्या देखिए। एक चीज़ है कि क्या, जैसे अगर आप ये पढ़ रहे हैं कि प्लेटो ने क्या कहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आगे हो सकता है आप फ्यूचर में भूल जाएं। लेकिन आप ये जब पढ़ते हैं कि प्लेटो ने ऐसा क्यों कहा है या रॉल्स ने जो थ्योरी दी है वो ऐसा क्यों दी है, तो जब आप ये वाई वाले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आपको लाइफ टाइम तक याद होगा। फिर आप देखिए, आप जब नोट्स बनाइए तो उसमें आप फ्लो चार्ट वगैरह बहुत ज़्यादा बनाइए, ताकि जब आप देखें तो आपको तुरंत ही याद आ जाए। क्योंकि हम जब लिखते हैं तो वो कम याद होता है, लेकिन जब आप फ्लो चार्ट या आप कोई ड्राइंग बना के करते हैं तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक याद होता है, ऐसा मुझे लगता है। और इंटरनेशनल रिलेशन में तो बहुत सारे फैक्ट पूछे जा रहे हैं। फैक्ट वाले टॉपिक पर मैं बाद में आऊँगी, पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दे रही हूँ। और सबसे ज़्यादा अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मली कोई बुक जो आपने पढ़ रहा है वही आप यूज कीजिए, नहीं, आप स्टैंडर्ड बुक, मतलब ओपी गावा बहुत फेमस माने जाते हैं, तो उनको आप प्रेफर कीजिए कि ऐसे बुक लीजिए जो क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं। जैसे मैंने क्या किया था कि मैंने ओपी गावा जो है फैक्ट के लिए पढ़ा था कि फैक्ट अगर मान लो कोई क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए मैंने एक बार बस देखा था कि हाँ ओपी गावा में ये चीज़ मुझे नहीं आती है तो ये मुझे पढ़ना है, लेकिन मैंने उसके लिए कॉन्सेप्ट के लिए उस बुक को नहीं प्रेफर किया था। तो मैंने जैसे कि थोड़ा मुझे लगता है ओपी गावा में बहुत ही टफ लैंग्वेज यूज की जाती है, तो इसीलिए और मैंने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए एलपीयू मतलब कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, उसकी नोट्स को मैंने पढ़ा था, वो बहुत अच्छी है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट को समझाया है। तो कॉन्सेप्ट देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट ये पढ़ना है या याद करना है तो आप जरूरी नहीं है बहुत स्टैंडर्ड बुक उठाइए। उसके लिए आप कोई नॉर्मल जो भी आपको लगता है कि इससे मुझे समझ में आता है, बहुत लोग बेशक कहें कि ओपी गावा अच्छी है या मुझे ओपी गावा से ही समझ में आ रहा है, अगर आपको नहीं आता उससे, अगर आपको उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है तो आप नहीं, आप जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने अपने नोट्स, अपने स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया है, तो आप उसको देखिए, हो सकता है उसमें आपको समझ में आ रहा है। जैसे मुझे अभी भी अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो मुझे क्या लगता है कि लवली प्रोफेशनल जो यूनिवर्सिटी है वो जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है वो बहुत ईजी लैंग्वेज में है, मैं उसको ही प्रेफर करती हूँ खुद के लिए, क्योंकि उससे समझ में आता है। हाँ बेशक वो फैक्ट नहीं कवर कर रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट में उसने मुझे 100% सेटिस्फाई किया है, तो आप उसको भी एक बार प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको पढ़ने का मन है तो। बाकी आप ओपी गावा के लिए फैक्ट आप कवर कर सकते हैं, और जैसे कि कोई भी कॉन्सेप्ट मान लो उसमें नहीं है कोई स्टडी मटेरियल में, तो ओपी गावा में आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको ओपी गावा अच्छी लगती है तो आप उसे ही पढ़ सकते हैं। मैंने बता दिया है कि अगर आप न्यू हैं इस फील्ड में तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आप कोई भी स्टडी मटेरियल जो ईजी लैंग्वेज में हो वो आप लीजिए। और जब आप बुक्स पढ़िए तो उसको हाईलाइट करिए, जो भी चीज़ आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जब लास्ट टाइम एग्जाम में आप जाते हैं उस समय जब रिवीजन करने के लिए आपको हाइलाइटर, जो चीज़ हाईलाइट रहती है आप उससे ही ज़्यादा पढ़ते हैं, तो आप इतना नहीं पूरी बुक पढ़ सकते। तो जो हाइलाइटर होते हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, वो एग्जाम के टाइम पे हमारे बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि आप तुरंत ही उसको देख, अगर कोई चीज़ हाईलाइट है तो उसका उस पर आपकी नज़र पहले पड़ती है, तो इसीलिए आप हाईलाइटर का यूज कीजिए अलग अलग कलर का। अब आते हैं पीवाईक्यू पर। देखिए पीवाईक्यू कोई भी एग्जाम में 100% योगदान देता है। आप एग्जामिनर की लैंग्वेज तभी समझ सकते हैं जब आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया है। और मैं खुद भी बता रही हूँ, अगर आप अभी जून 2026 वाला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं और अभी भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप, मेरी गारंटी, अगर आप पीवाईक्यू पूरा 10 साल का पढ़ के जाते हैं जब तक ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, आपका नेट हो जाएगा। आप थोड़ा बहुत, हाँ हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप मैराथॉन्स देखिए। मुझे कोई चीज़ नहीं आ रही थी तो मैं मैराथॉन्स देखती हूँ कि जो लॉन्ग वीडियोस होते हैं, तो वीडियो आप देख लीजिए, हो सकता हो आपको कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए, अभी भी बहुत टाइम है।
लेकिन आप पीवाईक्यू को नहीं छोड़ सकते हैं। पीवाईक्यू कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे आसान तरीका है। मुझे ऐसा लगता है कि पीवाईक्यू बहुत हेल्पफुल है। अगर कोई भी बहुत बुक पढ़ी है, अगर उसने पीवाईक्यू नहीं सॉल्व किया है तो उसका नहीं होगा। हो सकता है आपका अभी तक नहीं हो रहा है इसीलिए क्योंकि आपने पीवाईक्यू नहीं ध्यान दिया, उसको एनालिसिस देखिए पीवाईक्यू सिर्फ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसको एनालिसिस कीजिए। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि ये पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, किस चीज़ के लिए पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है। तो ये सिर्फ पीवाईक्यू के थ्रू ही पता चल सकता है। देखिए सॉल्व नहीं करना है, उसका पोस्टमार्टम करना है, उस क्वेश्चन को देखना है कि हाँ, इस वाले क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। अगर मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, रॉल्स पूरा पढ़ लिया है और हमें नहीं पता है क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। जब आप क्वेश्चन देखते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कॉन्सेप्ट पहले आप सिलेबस देखिए, उसके बाद पीवाईक्यू। मेरी क्या आदत थी कि मैंने क्वेश्चन देखा पूरा, फिर उसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, ताकि मैं जब पढ़ूँ तो मुझे ये, अगर मैं पूरी क्वेश्चन देखूँ समय पढ़ती रहूँ, तो मुझे ये पता रहे कि हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँ। तो ये है कि पोस्टमार्टम बहुत बच्चे हैं जिनका नेट नहीं हो रहा है इसलिए, क्योंकि वो पेपर सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, उसका पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हैं। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन देखना है, फिर उसके बाद ऐसे भी देखना है कि कौन सा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उसको आप नोट कर लीजिए, ताकि मैं क्या करती थी, जब भी मैं पेपर एनालिसिस करती थी या पेपर सॉल्व करती थी, तो मैं क्या करती थी कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है या मुझे नहीं आ रहा है वो, मैं उसको तुरंत नोट करती थी। एक मैंने ऐसे पेज बनाया था कि हाँ, ये चीज़ को मैं लिखूंगी कि जो चीज़ मुझे नहीं आती है। तो वो वाला क्या होता था कि जब मैं मान लो लास्ट टाइम मेरा एग्जाम है और एक हफ्ते पहले मान लो मैं देख रही हूँ, तो उसमें से अगर कोई भी टॉपिक छूटा रहता तो मैं उस समय वो कवर करती थी। तो इसीलिए पेपर को सॉल्व करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उस पर पूरा एनालिसिस करना कि हाँ, पेपर का क्या, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, या इस समय एनटीए क्या पूछ रहा है, उसका क्या लैंग्वेज है। लैंग्वेज भी आप उसको भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि लैंग्वेज से ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बहुत क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको मान लो आती हो, लेकिन आप उसका लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें दो चीज़ का बेनिफिट होता है। एक, आप क्वेश्चन समझ सकते हैं कि कैसे पूछा जा रहा है, उसकी लैंग्वेज क्या है। दूसरा, कि क्या पूछ रहा है इस समय एनटीए, उसकी डिमांड क्या है। तो देखिए, हमें पेपर सॉल्व करना नहीं है, उसको क्रैक भी करना है। आपको क्रैक करने के लिए क्या करना है कि आप पेपर का एनालिसिस कीजिए। लेकिन मैं बहुत बार कह रही हूँ, पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप नहीं स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, लैंग्वेज ऑफ एनटीए समझ सकते हैं सिर्फ पीवाईक्यू के थ्रू, और कि कौन से यूनिट की कितनी वेटेज इंपॉर्टेंट है वो भी आप सिर्फ पीवाईक्यू के ही थ्रू पता कर सकते हैं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। अगर कोई टीचर बता रहा है कि नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, मेरा हो जाएगा या आपको हो जाएगा उससे, मेरे पढ़ाए हुए नोट से, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने पीवाईक्यू नहीं किया है तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका होगा। मेरा क्या है, मैं सेल्फ स्टडी से, क्योंकि पहली बात तो बहुत लोग होते हैं जो होता है कि हाँ, टीचर पढ़ाते हैं उनको समझ में आ जाता है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं। मुझे एक ही टीचर से नहीं समझ में आता है सारा टॉपिक, तो इसलिए मैं नोट्स अपनी खुद की बनाती हूँ और मैं कोचिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ। मुझे लगता भी नहीं है कि नेट जैसे एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो खुद भी आपका पूरा ही पीजी वाला ही सिलेबस रहता है, बस आपको उसको इम्प्रूव करना रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि फैक्ट आप कैसे करें, क्योंकि जब एनटीए 2 बार से पेपर बना रहा है, जून और दिसंबर में, उसमें उसने फैक्ट ही पूछा है, कॉन्सेप्ट को नज़रअंदाज किया है। तो इसीलिए फैक्ट के लिए आप अलग से क्या कर सकते हैं, जो मैंने किया था। पहली बात, तो जब आप पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें देखिए क्या, किस चीज़ में उसने फैक्ट पूछा है। जैसे कि अभी वो क्या कर रहा है कि पीएम का, और फिर प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, वाइस प्रेसिडेंट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस तरीके से वो क्या कर रहा है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में क्वेश्चन बना रहा है। तो इससे पता चलता है कि हाँ, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे पूछने के चांसेस हैं। इस उससे एक कदम आपको आगे बढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले क्या है कि आपको फैक्ट और डेट, जैसे कि अभी आपने देखा होगा पॉलिटिकल साइंस में कि उसने पूछा था कि वेस्टफेलिया की संधि कब हुई थी, तो सब डेट याद करके गए थे, बट उसने क्या किया है, मंथ भी पूछा है। तो आप क्या हो, आप नोट्स, जब आप, जैसे मैं क्या करती थी कि थ्योरी वाली पोर्शन सॉल्व करती थी या इंटरनेशनल रिलेशन में जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, तो उसमें क्या करती थी, पूरी एक बार मैं 1 घंटा निकालती थी और जब मैं कोई भी टॉपिक पढ़ती थी तो उस 1 घंटे में देखती थी कि हाँ, देखिए आप क्या करते हैं कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें जो डेट्स लिखे रहते हैं वो आपकी नज़र पहले पड़ती है, तो मैं उस डेट्स को नोट कर लेती थी कि अच्छा ठीक है, ये डेट्स इसलिए यूज की गई, इस संधि के लिए यूज की गई है।
और उससे उसका सिर्फ डेट वाइज नोट नोट बनाती थी। तो डेट्स जब नोट करती थी तो अगली बार जब संडे को मैं रिवाइज करने बैठ जाती थी कि हाँ ये वाली डेट पूरी रिवाइज करनी है। और बहुत सारे जैसे मैं संधि के लिए अलग से टॉपिक लिखी थी कि हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि जो पूछी जा रही है। अब तो एआई का ज़माना हो गया है तो आप उसको भी देखकर पता कर सकते हैं हाँ इंटरनेशनल रिलेशन में कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट संधियाँ हुई हैं, तो वो आपको नोट्स बना के दे देगी। ऐसे ही मैंने जितने कन्वेंशन हुए थे उसके नोट्स अलग से बनाए थे। बहुत सारे जैसे बुक्स वगैरह मैंने क्या किया था कि टॉपिक वाइज नोट्स, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी में जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं कौन कौन सी मल्टीपल टाइम पूछी गई है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पूछी जाएगी, पूछी वही जाएगी, कोई अलग से बुक्स नहीं आएगा। एक दो क्वेश्चन जो अलग पूछा जाएगा वो किसी को नहीं आएगा, उसमें सब तुक्का लगाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे आपको मान लीजिए आपने बुक नहीं पढ़ी है थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो जॉन रॉल्स की सबको पता है, वो अगर आपने नहीं पढ़ के गई है और नहीं अलग से उसको पढ़ा है तो कोई मतलब नहीं है। आप इसका मतलब आप पेपर अभी आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है। इसलिए आप जैसे पॉलिटिकल थियरी के लिए अलग से बुक्स बना लीजिए कि उसमें कौन कौन सी बुक्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में कौन कौन सी थिंकर की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आईपीटी में इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, ऐसे मैंने जितनी भी यूनिट थी जिसमें भी बुक्स आ सकते हैं उसकी मैंने अलग से नोट्स बनाया था पूरा, ताकि मैं उसको, क्योंकि बुक्स याद आप एक बार में नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको मल्टीपल टाइम रिविजन करना होगा। तो रिविजन करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप उसको अलग से नोट्स बनाइए। तो ऐसे मैंने किया था कि बुक्स की भी अलग से नोट्स बनाई थी। देखिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी बुक्स वगैरह करवाई है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने पॉलिटिकल थियरी पे भी 150 क्वेश्चन करवाया था, उसमें से फंसना उसमें से ही क्वेश्चन बनेगा। अगर आप नहीं पढ़े तो आप एक बार पढ़ लीजिए। और ऐसे ही मैंने क्या किया था क्रोनोलॉजी के लिए, अब तो क्रोनोलॉजी बहुत पूछी जा रही है और आगे भी अभी जानते हैं कि जून वाले जो 2026 की पेपर है उसमें भी क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी। हाँ बेशक हो रहा है कि कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाए, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन नहीं, आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों, कॉन्सेप्ट तो आप पहले ही आपका स्ट्रांग है, लेकिन आप फैक्ट पर ध्यान दीजिए। तो क्रोनोलॉजी के लिए आप क्या कीजिए, जैसे मैंने बताया था सारा नोट्स बना लीजिए सबकी डेट वाइज। तो ऐसे ही जितनी बुक्स, जैसे ऐसे आता है कि जॉन रॉल्स की जितनी सारी बुक्स हैं उसकी क्रोनोलॉजी लिख लीजिए। मार्क्स की बहुत पूछी जाती है, कार्ल मार्क्स की, तो उसकी जितनी बुक्स है उसकी क्रोनोलॉजी आप बनाइए। ऐसे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो उसमें क्रोनोलॉजी आप खुद ही बनाइए कि हाँ ये क्वेश्चन अगर क्रोनोलॉजी में आ जाता है तो मैं कैसे अरेंज करूँगी। तो ये वाला माइंडसेट आप पहले से ही बना के रखिए। तो सबसे ज़्यादा बहुत लोग कहते हैं मॉक लगाइए आप ऑनलाइन। हाँ बेशक आप लगाइए, लेकिन पेपर सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ बुक्स को प्रेफर कीजिए, क्योंकि आप उस समय जब मॉक लगाते हैं तो आपके पास लिमिटेशन टाइम रहता है, लिमिट रहती है 3 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करनी है। लेकिन जब आप बुक्स में पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो ये रहता है कि आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप एक एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ते हैं। हाँ आप एक दो, लेकिन हाँ एक दो क्वेश्चन आप, तो आप जब मॉक एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही आप एक दो मॉक लगा लीजिए, ताकि आपका माइंडसेट उस तरह से बन जाए कि हाँ मुझे ऑनलाइन पेपर देना है, ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना है। बहुत सारे मैं बच्चों को देखती हूँ जो कहते हैं 3 घंटे मैंने 150 क्वेश्चन नहीं कर पाया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि नहीं मुझसे नहीं हुआ था, उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए था, बहुत लेंदी पेपर था। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उनकी क्या गलती है कि वो पेपर को उन्होंने मॉक नहीं लगाया है। मॉक जब आप नहीं लगाते तो आपका माइंड उस तरह काम नहीं करता है। आप पहले से ही ये सब सोच के चलिए कि हाँ अगर पेपर लेंदी आ जाता है तो हमें कितना टाइम देना है, हमको कैसे सॉल्व करना है। तो ये सब आप पहले से ही, आप जब मॉक देते हैं उस समय आपका दिमाग माइंडसेट बन जाता है। और सबसे पहले मैं कहती हूँ कि मेरा क्या है कि मैं जब कोई क्वेश्चन पेपर देना रहता है मुझे, जैसे कोई भी एग्ज़ाम देना रहता है, तो मैं सबसे पहले उसका मॉक देखती हूँ कि मॉक में मेरा क्वेश्चन बिना पढ़े मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रही हूँ, मुझे कितना और मेहनत करनी है। तो ये जो है वो आप मॉक से ही पता कर सकते हैं। तो आप इसीलिए मैं कहती हूँ कि एग्ज़ाम कोई भी हो उसमें मॉक आप लगाइए, एक दो मॉक आप ऑनलाइन लगाइए जिस मोड में पेपर आता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे पहले एक और बात कि आपको पेपर में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका आप बेनिफिट उठाइए और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कहते हैं कि मेरा 5-6 क्वेश्चन छूट गया है, तो ऐसा नहीं है। आप सारे क्वेश्चन लगाइए और मॉक में प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे 3 घंटे में आप बैठ सकते हैं और कैसे पेपर आपको सॉल्व करना है, कौन सा अप्रोच लगाना है कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो पहली बात तो देखिए, कुछ क्वेश्चन है जो मोस्ट बार बार रिपीट होते हैं। पीवाईक्यू में यही आप एनालिसिस कीजिए कि कौन सा पेपर कौन से टॉपिक्स में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार जो क्वेश्चन या टॉपिक पूछे गए हैं। तो जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको पता चल जाता है कि कौन से कुछ टॉपिक्स या कौन से पेपर से या यूनिट से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो ये वाले आप फिर पीवाईक्यू से ही पता कर सकते हैं। तो आप जैसे बहुत सारे हैं जो प्लेटो से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
और आर्टिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आप आर्टिकल्स पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं आपको सारे ही आर्टिकल्स पढ़ने हैं, आप बीच बीच में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ लीजिए और आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं। और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूएन के जो यूनाइटेड नेशन ने पीस कीपिंग मिशन से स्टार्ट की, उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हिस्ट्री में भी बहुत बार रिपीट होते होंगे, तो वो सब आप पहले एनालिसिस कीजिए कि हाँ ये टॉपिक बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए, मैं कहती हूँ कि अधिकतर पेपर पीवाईक्यू से ही बनते हैं, बस उसे हमने उसको एनालिसिस नहीं किया होता है, तो हमें बस वही एनालिसिस करना है। देखिए, आप कोई भी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब ने किए हैं, सब करके ही जा रहे हैं, तभी उनका नेट हो रहा है। और आप सोचिए कि आपको 50 क्वेश्चन हर दिन प्रैक्टिस करना है। और देखिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे जैसे आप 50 क्वेश्चन में, मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर आपने सिलेबस कंप्लीट किया तो आपको 50 में कुछ दिन बाद 20 होगा, फिर 30 होगा, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और आप पेपर, देखो पेपर सॉल्व कर, बहुत लोग देखते हैं पहले से कहते हैं मेरा होगा नहीं, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ या मैं पढ़ी नहीं हूँ ज़्यादा, तो ये मत सोचिए। क्वेश्चन वहाँ आपको सिर्फ सॉल्व करना है, वहाँ आपको अपना ये नहीं दिखाना है कि आप कितने नॉलेजेबल हैं या आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा है। वहाँ आप बैठ के आपको सिर्फ उस समय आपका माइंडसेट कितना तेज है, आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये भी सिर्फ आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आप ये मत सोचिए कि आपको क्वेश्चन आ रहा है बस हो गया पढ़ लिया, उसका चारों ऑप्शन देखिए कि चारों ऑप्शन में क्या मुझे सारे ऑप्शन आ रहे हैं, उसको पढ़िए कि हाँ, जैसे पेपर वन में क्या होता है कि क्वेश्चन बन रहा है वो पीवाईक्यू से ही बन रहा है। क्या होता है कि चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन उठा के दे देता है। आईसीटी में यही होता है कि मान लो चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन अगली बार आ गया, उसके बारे में उसकी डिफिनीशन आ गई, तो इसलिए मैं कहती हूँ पीवाईक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है कि देखो, पेपर जिस तरह पूछा जा रहा है उसमें आपको एलिमिनेशन मैथड मस्ट है कि आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए सारे ही। तो जब आप एलिमिनेशन लगाते हैं, बहुत सारी, जैसे मेरी आदत है, अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं उसका ऑप्शन में जाती हूँ, एलिमिनेट करती हूँ। हाँ, ये 2 क्वेश्चन, मान लो 2 भी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर ले रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि 2 क्वेश्चन में हो सकता है, मतलब 2 ऑप्शन में हो सकता है आपका एक ऑप्शन सही निकले, लेकिन 4 ऑप्शन में हो सकता है कि आपका एक गलत हो सकता है, आपने जो लगाया है वो गलत निकले। इसीलिए ऑप्शन एलिमिनेशन को आप बहुत ध्यान दीजिए, और अभी से ही आप बिल्ड कीजिए। 2 महीने हैं, आप पीवाईक्यू लगाते समय ऑप्शन पे बिल्ड या ऑप्शन पे एलिमिनेट करने का ट्रिक ढूंढिए कि हाँ, ये अप्रोच लगा के हम इसको कर सकते हैं। जैसे मेरी आदत है, मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन, ऐसा हो सकता है कि मैंने 2 बार 98 पॉइंट समथिंग लाया है, तो इसका मतलब कि मेरा बहुत अच्छा परसेंटाइल है नेट में। वो किस लिए है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट से ज़्यादा एलिमिनेशन मेथड यूज किया है। और जो लोग कहते हैं कि मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाया हूँ 3 घंटे में, उनकी यही गलती है कि वो पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसको फिर सोच रहे हैं, लेकिन एलिमिनेशन मेथड नहीं लगा है। एलिमिनेशन क्या होता है कि आप जल्दी जल्दी अप्रोच रखते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन का ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो वो क्या होता है कि उससे एलिमिनेशन मेथड और आपका टाइम बचता है। टाइम ही हमें बचाना है, तभी आप 150 क्वेश्चन, जैसे मेरी क्या आदत थी, मैं हर बार पेपर 2 बार तो देख के ही आती थी कि पूरा 150 क्वेश्चन मैंने 2 बार देखा है। तो इसलिए, क्योंकि मेरा अप्रोच बहुत तेज है, मुझे जो क्वेश्चन नहीं आता है वो ये मत, आप उसी को पकड़ के मत बैठ जाइए कि हाँ, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इस पर बहुत फोकस। ऐसा नहीं, बहुत बच्चे होते हैं एक एक क्वेश्चन पे 5-5 मिनट दे रहे हैं और सोचते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसमें क्या ऑप्शन नहीं। अगर आपको उस समय नहीं आ रहा तो हो सकता है आप बाद में उसके लिए टाइम बचाइए, उसको स्किप करके आगे बढ़िए। तो ये वाला अप्रोच रखिए, ये नहीं कि उसी को लेकर आप 2-2 मिनट 3-3 मिनट दीजिए, तो आपका टाइम चला जाएगा। वो है क्योंकि आपके पास 3 ही घंटे हैं, लेकिन आप स्किप करिए, स्किप करके आगे सोचिए कि हाँ, ये इस वाले क्वेश्चन में टाइम बचा के उस वाले क्वेश्चन को दे दूँगी। तो ये वाली मेथड बहुत हेल्प करेगी। अगर आपका नेट नहीं हो रहा है तो यही गलतियाँ हैं जो मैं बता रही हूँ। अगला है कि आप पहले देखिए वेटेज, कौन सी यूनिट का कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या कितना नंबर का आ रहा है। अगला कि आप यूनिट में चेक कीजिए कि कितने नंबर का वेटेज कौन सी यूनिट ले रही है, कितना क्वेश्चन किससे ज़्यादा। हर बार देखिए चेंज ही हो रहा है, लेकिन आप तब भी पता कर सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन बहुत बार पूछी जा रही है, क्योंकि इसमें करंट का भी इंक्लूड रहता है, तो इस वजह से आपको करंट पे भी ध्यान देना होगा। और इंटरनेशनल रिलेशन आप जो है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं और उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन पे आप आर्टिकल्स ही पूछे जाते हैं, और थोड़े बहुत जो जैसे प्रेसिडेंट के बारे में इस समय तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या पूछा जा रहा है कि क्रोनोलॉजी में, सारे पेपर क्रोनोलॉजी में ही इससे बनते हैं।
तो क्या कर सकते हैं कि पहले तो आप चेक कीजिए कौन से क्वेश्चन पिछले 2 बार से पूछे गए हैं, उसको आप लिखिए, नोट्स बनाइए। जैसे क्या सीजीआई पूछा जा रहा है, फिर पूछा जा रहा है वित्त, मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में पूछा जा रहा है पूरा, उस सब पे आप अपना फोकस बनाइए, उस पर आप पूरा कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए, पूरा क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में आप खुद ही ऑर्डर कीजिए, उसके बाद देखिएगा आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप ऐसे खुद ही कर सकते हैं। फिर है वेस्टर्न इंडियन। और देखो वेस्टर्न और इंडियन थॉट में क्या होता है, क्रोनोलॉजी से बुक्स की लिस्ट ही पूछी जा रही है कि बुक्स में कौन सी, इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाइए। तो कैसे आप कर सकते हैं, आप इन सारे थिंकर को लिखिए एक पेज में, उसके बाद उनकी सारी बुक्स को आप ऑनलाइन, अब तो चलाते हैं ऑनलाइन, पूरा निकालिए और उसका पूरा ईयर भी लिखिए। मैंने करवाया है, पहले ही मैं बता रही हूँ, मैंने सारी बुक्स को करवाया, इंडियन हो या पॉलिटिकल या वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, इंटरनेशनल रिलेशन, मैंने सारी पॉलिटिकल थ्योरी वगैरह सारी बुक्स हुए विद उसके ईयर करवाए हैं। तो ऐसा भी नहीं है आपको ढूंढना है, मैंने सारे ही करवाए हैं। फिर है पॉलिटिकल थ्योरी में सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछता है, कॉन्सेप्ट ही वो पूछ रहा है, तो पॉलिटिकल थ्योरी में आप सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए। तो ये सब है, खुद ही आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो है देखिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जब आप ये देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है आपसे, इसका मतलब वो टॉपिक आपका वीक है, आप उसको फिर से रिवाइज कीजिए। जब आप रिवाइज करते हैं मल्टीपल टाइम तो ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा, वो होगा, बस टाइम लगेगा। और अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप अभी से ही रिवाइज स्टार्ट कीजिए अगर आपने अभी भी नहीं किया है तो। और ये पहली बात तो मैं बहुत लोगों से सुनती हूँ कि वो पहले से ही कहते हैं कि मेरा नेट नहीं होगा, मेरा जेआरएफ नहीं होगा। बहुत लोग पहले से, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की है ज़्यादा, और इतना पढ़ने के बाद भी वो कहते हैं कि मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, मेरा तो अभी पीजी का पहला ही सेमेस्टर है या सेकेंड सेमेस्टर भी, तो मेरा पूरा सिलेबस भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जो सेकेंड सेमेस्टर में भी जेआरएफ निकाल रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर में भी जेआरएफ निकाल रहे हैं। तो आप पहले से ही मत सोचिए कि निगेटिव। अब मैं क्या करती थी, मैं घर में अपने हमेशा कहती थी कि नेट तो मेरा होना ही होना है। मैं अपने घर में यही कहती थी कि जब भी कोई कहता था कि हो सकता हो ना निकले, मैं हमेशा कहती थी नहीं, नेट तो होना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने इतना पढ़ाई कर ली है। और जो कि ऐसा नहीं था, मैं बहुत पढ़ाई की, क्योंकि मेरे साथ में अदर कोर्स भी चल रहा है, तो मेरे पास टाइम नहीं मिलता था, लेकिन मुझे इतना पता था कि ये तो मेरा होना ही है नेट, क्योंकि मैं उतना पेपर सॉल्व कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने सारे मेथड्स आपको बताए हैं कि मैं क्या एलिमिनेशन मेथड यूज करती थी। और मैं कुछ चीज़, जैसे मैं कभी भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते थे उसको मिस नहीं करती थी, मैं उसको पूरा ही सॉल्व करके जाती थी, जो मल्टीपल टाइम एनटीए ने पूछा है वो मैं करती थी। तो इसलिए आप पहले से मत सोचिए निगेटिव, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, आपका जेआरएफ होगा, आपका नेट होगा, ये आप सोचिए। और सबसे पहले अब लास्ट में कि जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ जाए, 1 हफ्ते बचे रहे, तो आप जो सिलेबस बुक, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो उसके आगे ही एकदम बुक होती है, उसमें आपको पूरा सिलेबस दिया रहता है जो एनटीए ने दिया है, यूजीसी नेट ने दिया है। तो आप सारे टॉपिक को एक एक करके पढ़िए कि हाँ ये टॉपिक मैंने कवर किया, उसको टिक लगाओ, उस समय आप पढ़िए। पहले आप टिक लगाइए कि कौन कौन सा टॉपिक आपने कर लिया है और कौन कौन से बचे हैं, और जो बचे हैं उसको फिर नोट डाउन कीजिए, और उस टाइम पर आप उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए कि हाँ ये ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टॉपिक छोड़ दीजिए, आपके पास टाइम नहीं बचा है, आप ये कहिए कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं नहीं सॉल्व कर पाया या मैं नहीं पढ़ पाई वो टॉपिक। ऐसे मत, आप सारे ही टॉपिक का वीडियो देखिए, और जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट रहेगा तो ऐसा नहीं है आपका नेट नहीं निकलेगा। जो बच्चे कह रहे हैं पीएचडी ऑनलाइन निकल रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, वो पीवाईक्यू कम सॉल्व करके जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, पिछले 10 साल या जितने भी साल का आपको पीवाईक्यू लगता है कि आपको करनी चाहिए, करके चाहिए। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि इस समय जो पीवाईक्यू सॉल्व करते समय आपको पता हो गया होगा, जो अभी न्यू एस्पिरेंट हैं, कि इस समय एनटीए सबसे ज़्यादा फैक्ट पर फोकस कर रहा है। तो फैक्ट आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे फैक्ट हैं, आप कहाँ तक पढ़ेंगे। उसके लिए है कि आप जितने भी पिछले ईयर में, जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी फैक्ट पूछे गए हैं वो आप करिए। जब आप पीवाई, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो पीवाईक्यू में रिपीट, अब की बार वाले रिपीट हुए थे, हम सब ने नहीं किया था, हमने बहुत पुराना पेपर नहीं सॉल्व किया था जो पहले पूछे जाते थे, हमने सिर्फ 5-6 साल का पेपर उठाया, उसको सॉल्व किया था, इसलिए हमने उस फैक्ट को नहीं कर पाया था, हम तो नहीं। सबसे पहले आप पीवाईक्यू 10 साल का उठाइए और पूरा ही सॉल्व कीजिए, एक एक फैक्ट को देखिए कि हाँ ये फैक्ट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पढ़ना है मुझे। तो फैक्ट आप कैसे पढ़ सकते हैं, सिर्फ पीवाईक्यू के थ्रू ही, क्योंकि इतना ज़्यादा पूरा इतना वास्ट सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का है कि आप नहीं पढ़ सकते, आप फैक्ट पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी कंट्री है,
इतने देश हैं, इतने राज्य हैं, मतलब हमारे यहाँ इतने राज्य हैं। अब आप कहाँ तक पढ़ेंगे? कितना पढ़ेंगे? हर जगह की कहीं न कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं कोई शासन प्रणाली है, तो आप उसको कैसे पढ़ सकते हैं? आप सब नहीं पढ़ सकते हैं और कोई भी इंसान नहीं पढ़ सकता इतना फैक्ट। मुझे तो लगता है कोई भी नहीं पढ़ सकता है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ सक रहे हैं तो उनके लिए क्या है कि आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। जैसे अब की बार आया था कि एक क्वेश्चन आया था फ्रांस रिलेटेड, उसके सीनेट से रिलेटेड था। तो ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन कहीं अलग से आया था। वो शायद मैंने सुना बहुत टीचर कह रहे थे कि बहुत पुराना पीवाईक्यू है। तो हमारी क्या गलती थी हम लोगों की कि हमने इतनी पिछली पीवाईक्यू को ध्यान ही नहीं दिया कि आंटी इतना भी पूछ सकता है। अभी क्या है कि आप सिर्फ उस पेपर की लैंग्वेज या एनटीए का लैंग्वेज समझने के लिए आपको सिर्फ पीवाईक्यू ही है, उसी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये गाइडेंस बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये गाइडेंस अच्छी लगती है और मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है कि थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल मैंने ये कंटेंट बनाया है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। दूसरी बात, मैंने जो बताया कि बुक्स वगैरह मैंने अपने चैनल पर करवाई है, मैंने सारी बुक्स को करवाया है। देखिए, आपको कहीं ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 150 100 इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसे बहुत सारी जो है बुक मैंने करवाई जो बहुत बार पूछी गई है, और मैं गारंटी देती हूँ उसी से ही क्वेश्चन पूछे गए जाएंगे। अगर कोई भी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसी वीडियो से पूछा जाएगा, ये मैं गारंटी आपको देती हूँ। तो अगर आप न्यू है तो पहले बुक्स को आप सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू बुक्स को आप कीजिए, फिर आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। ये दोनों चीज़ करके जाइए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बार बार एनटीए पूछ रहा है वो आप करके जाइए।